तो आज हम लोग देखेंगे क्या, साइक्लोट्रॉन। पहले ये समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसके आगे वाली चीज पे चलते हैं। ये पढ़ा था किसी ने, हमने कहा था पढ़ने के लिए थोड़ा सा। हमने बताया था ना कि डिवाइस है, एक बार पढ़ के देखना, क्योंकि पीछे एक कॉन्सेप्ट पे ही सारा बेस्ड है जो पीछे निकाला है हम लोगों ने। यस सर, आपने बताया था इसके बारे में। तो हमने कहा ये भी था चार्ज पे पढ़ना है। एक्सीलरेट करता है। हमने कहा था पढ़ना है। पढ़ा किसी ने? तुषार? नो सर, आज पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लेना, आज पढ़ लेंगे, आज तो हम पढ़ा ही रहे हैं। चलो ठीक है, चलो बता रहे हैं हम। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। अभी जो इस चैप्टर में और इससे पिछले चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं ना सारे, उनका मिक्सचर यूज होगा इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, तो क्या करती है डिवाइस, लिखा हुआ है डायरेक्टली। द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के, यानी कि स्पीड बढ़ा के चलाने के काम आती है। ठीक, जनरली, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी को चेंज करना नहीं है, मतलब इधर लेफ्ट राइट मुड़ना नहीं है। अल्टीमेटली स्पीड अचीव करना है, ज्यादा स्पीड अचीव करना है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इससे निकलते हैं। ठीक, चार्ज पार्टिकल्स या आयंस बोल सकते हो या हाई एनर्जीज भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है वो चार्ज पार्टिकल ज्यादा बड़े हों, तो जब बहुत छोटे होते हैं ना, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल बोलते हैं, सुना है ना, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई है और ये वो, तो उसी बेसिस पे एनर्जीज बोल दिया गया है। यानी कि सिर्फ लाइट के फॉर्म में वो निकलता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, तो हम उनको ज्यादा पार्टिकल नहीं बोलते, हम उनको एनर्जीज बोल देते हैं। क्लियर? बहुत हल्के होते हैं तब उनको अगर हम एक्सेलरेट करवाते हैं। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय ईओ लॉरेंस एंड एमएस लिविंगस्टन इन 1934 टू इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तुमको याद है, तुम लोगों को 11th में भले उतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक एक्सपेरिमेंट होता है रदरफोर्ड का। उसमें ये पता करने के लिए कि एटम के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे है, या फिर कितना स्पेस कवर कर रहा है एटम के अंदर न्यूक्लियस, कम ज्यादा, नहीं पता था पहले, कुछ नहीं पता था। तो यही वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब ये जो पार्टिकल्स हिट करवाए गए थे, जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए था, उसमें ये पता चला था कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली है, क्योंकि इन्होंने जो पार्टिकल्स सेंड किए थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो ज्यादातर सीधे चले गए। अब बताओ, सीधे कोई चीज कैसे चली जाएगी? अगर रास्ते में कुछ मिलता तो टकरा के डिफ्लेक्ट होता ना, इधर इधर कहीं भी। लेकिन सीधी चली गई, इसका मतलब क्या? खाली जगह से जा रही है, और क्या, मुड़ना नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब है? आ रही बात समझ में सबको? यस सर। क्लियर है ना प्रियांशु? यस सर। हम्म। तो वही सब काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री रिलेटेड हो या मतलब फिजिक्स रिलेटेड हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हो, अगर हमको पार्टिकल के एक्सेलरेट करने की जरूरत पड़ती है तो हमें एक्सेलरेटर चाहिए होता है। तो 1934 में इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके न्यूक्लियर इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पस से पहली बार साइक्लोट्रॉन को बनाया था। अब ये नहीं कि सिर्फ उसी के लिए यूज हुआ, बाद में और भी चीजों में यूज हुआ। जब यूजफुल था तो फिर और भी चीजों में यूज किया जा सकता था। ठीक, अब देखें। द साइक्लोट्रॉन यूज्ड यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और इसीलिए अभी हमने कहा था कि ये पीछे के इस चैप्टर के और पीछे के चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स का यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी और मैग्नेटिक फील्ड्स का भी। ठीक है, कंबाइन फॉर्म में, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज कर रहा है टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्योंकि बात यह है कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना है, तेज चलाना है या कुछ भी करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ना। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में से एक से सही से ये चीज नहीं हो पा रही होगी, इसलिए कॉम्बिनेशन से थोड़ा ज्यादा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो एज द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड्स, जो कि कल तुषार ने भी कहा था। तो यही है, जैसे कि इसमें भी थी ना, क्रॉस्ड फील्ड ही तो थी, याद है कुछ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे बनाएंगे? ऐसे ऐसे। और ये 3D में सोचोगे तो ये आपस में यस परपेंडिकुलर सर। हैं, तो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ना, इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स। क्लियर? यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वर्टिकल कर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फ्रंट टू बैक या फिर बैक टू फ्रंट, सामने की तरफ ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या परपेंडिकुलर हो जाएंगी।
अल्टीमेटली क्रॉस फील्ड बनानी है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली। क्लियर है? तो cyclotron uses the fact that the frequency of revolution of the charged particle in a magnetic field is independent of its energy। क्या बात लिखी है ये? क्या फैक्ट की बात की जा रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि न्यू, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, समझ रहे हो? लेकिन जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी हमने पहले ही बताया था ना, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही एंगुलर स्पीड भी बोली जाती है। क्लियर? एंगुलर यस स्पीड भी सर। यही बोली जाती है। तो ये frequency of revolution of the charged particle in a magnetic field is independent of its energy। ये कहाँ से बात आई कि एनर्जी से पे डिपेंडेंट नहीं है? पीछे से यहाँ पे तुम लोगों ने ये पढ़ा था, याद है? ओमेगा निकाला गया था, याद है ना? ओमेगा किस पे डिपेंडेंट है? यस सर। क्यू बी बाई एम पे। यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है, मास ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखा है उस पे डिपेंडेंट है। एनर्जी पे तो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं दिखाया गया ना। तो इसीलिए इसको बोला गया कि फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है एनर्जी के। क्लियर? द पार्टिकल्स मूव मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल कंटेनर्स, जैसे कि D1 एंड D2। ये उसका अरेंजमेंट बताया जा रहा है। यहाँ से ध्यान से देखना, मतलब कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है कि कैसे साइक्लोट्रॉन को बनाया जाता है। क्या लिया गया? द पार्टिकल्स मूव मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड द टू, किसके अंदर? सेमी सर्कुलर डिस्क। अब देखो, एक सर्कल ये, हाफ कर दो तो सेमी सर्कल ये, या फिर ये। आई बात समझ में? सेमी सर्कुलर डिस्क। लेकिन ये 2D में नहीं है, ये 3D में है। मतलब कि इस डिस्क की थिकनेस भी है, ऐसे कुछ है। समझ में आई बात? इस तरह से साइड से तुमको डिस्क जैसा नजर आएगा, यहां से एंटर करने का और यहां से लीव करने का स्पेस बना हुआ है। पार्टिकल अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। क्लियर हुआ? ये चीज है। तो दो होती हैं, अगल बगल होती हैं, पैरेलल, यानी कि एक और होगी यहाँ पे। और इस तरह से बना होगा। आई बात समझ में? और ये किसके जैसा लग रहा है? कौन से लेटर के जैसा? कैपिटल डी के जैसा लग रहा है ना? यस सर। इसीलिए इनका नाम डी है, D1 D2। जो पार्टिकल मूव करता है ज्यादातर टाइम इन दोनों डिस्क के अंदर मूव कर रहा होता है, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, ऐसे चलता रहता है। मतलब यहाँ से यहाँ जंप करता है, फिर इसके अंदर मूव करता है, फिर यहाँ से यहाँ जंप करता है, फिर इसके अंदर मूव करता है। यानी कि इन डीज के अंदर ही, इन डी शेप के बॉक्सेस के अंदर ही पार्टिकल ज्यादातर टाइम मूव करता है। यही तो लिखा है ना, दिख रहा है? द पार्टिकल मूव्स मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड टू सेमी सर्कुलर डिस्क्स लाइक मेटल कंटेनर्स। आई बात समझ में? जिनको हम क्या बोलते हैं? D1 एंड D2, डीज बोलते हैं, ये डीज। क्लियर है? ये बोला जाता है एज दे लुक लाइक द लेटर डी, इसी वजह से उनको डीज बोलते हैं, जो कि फिगर ये वाले में शो हो रहा है। देखो, दिख रहा है? साइड से दिख रहा है, इसलिए तुमको डी का थिकनेस वाला पार्ट नजर नहीं आएगा यहां, लेकिन वो है। ठीक? तो ये डी है, एक डी ये है, एक डी ये है, दोनों डी हैं। अब देखो और क्या बताया गया। In the figure, figure 4.8 shows a schematic view of the cyclotron inside the metal boxes, और ये metallic होते हैं, सही है? Inside the metal boxes, the particle is shielded and is not acted on by the electric field। क्यों इनके अंदर रखा है पता है? ताकि जब तक इसके अंदर चल रहा है ना, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ ना बिगाड़े। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई? यहाँ पे प्लेट्स लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक प्लेट लगा देते हैं और यहाँ पे एक प्लेट लगा देते हैं।
उससे क्या होता है, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, इसको नेगेटिवली चार्ज, तो इसके बीच में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? क्यों लगाते हैं अभी देखना आगे। और ताकि डी के अंदर जब पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा हुआ रहे, याद है ना, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी भी मेटल के बॉक्स के अंदर हम कुछ रख देते हैं तो उसके ऊपर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का असर जीरो हो जाता है, क्योंकि वो मेटल के अंदर नहीं जा सकती है जब तक उसको सरफेस के थ्रू ट्रैवल करने की जगह ना मिले। याद है प्रियांशु? यस सर, याद है। वही चीज। तो विच, यहाँ पे, inside the metal boxes the particle is shielded and is not acted on by the electric field. The magnetic field, however, acts on the particle and makes it go round in a circular path. और ये हम लोगों को पता है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है, यानी कि जो डी है ना, डी के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है नॉट जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डी के अंदर। ठीक, और बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। ठीक, इनसाइड द डी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करवाती है, पार्टिकल को कैसे चलाती है, पता है ना, सर्कुलर। तो इसीलिए ये सर्कुलर मोशन करवा देगा पार्टिकल को। ठीक है, डी के अंदर एवरी टाइम द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन डी टू अनदर डी। अब देखो, अगर पार्टिकल यहां से यहां गया तो यहां से बाहर निकलेगा दूसरे वाले डी में एंटर करने के लिए, ताकि आगे ऐसे चल सके। आई बात समझ में? जंप करेगा दूसरे डी में, बीच में खाली स्पेस है, कुछ नहीं है, तो जितनी देर बस ये बाहर रहेगा, दोनों डी में से कहीं नहीं है, यानी कि ना फर्स्ट में है ना सेकंड में है, फर्स्ट से बाहर जंप कर चुका है लेकिन अब सेकंड में अभी एंटर नहीं किया है, उतनी देर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर काम करेगी। आई बात समझ में? कैसे करेगी देखो, देखना, every time the particle moves from one d to another it is acted upon by the electric field। ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। the sign of the electric field is changed alternately in tune with the circular motion of the particle। मतलब कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में काम नहीं करेगी। अब सोचो, अगर इधर उसने एक्सेलरेट करने का काम किया तो इधर तो वो डिसेलरेट कर देगी ना, स्लो कर देगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरह से जनरेट की जा सकती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरह से जनरेट की जा सकती है जनरली, अगर हम बैटरी से जनरेट करें तो। समझ पा रहे हो, एक प्लेट को पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, बार बार वो पॉजिटिव नेगेटिव तो होती नहीं रहेगी। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई भी है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पार्टिकल को स्पीड अप कर देगी, स्पीड बढ़ाएगी, लेकिन यही वाली फील्ड इस पार्टिकल को तो स्पीड डाउन कर देगी ना, यानी कि थोड़ा सा स्लो कर देगी ना, क्योंकि ये फोर्स किस तरफ लगाएगी, इधर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, समझ रहे हो? यस सर। चार्ज अगर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो चार्ज के ऊपर इधर ही लगाएगी ना, तो ये तो अपोजिट फोर्स है वेलोसिटी का, स्लो करेगा। तो पता है क्या जरूरत पड़ती है, कि जितनी देर में ये पार्टिकल इस डी में अंदर एंटर करके यहां से बाहर निकलने वाला है, ये जो टाइम गैप है, टाइम का डिफरेंस, उतनी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना साइन पलट दे, यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव हो जाए, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाए। समझ रहे हो, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपना साइन पलट देगी तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे डिसेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी स्पीड अप हो गया। फिर जितनी देर में ये यहाँ तक कंप्लीट होगा हाफ सर्कल, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पलट चुकी है, अब इधर आ गई है, तो फिर एक्सेलरेट कर देगी। ठीक, फिर जितनी देर में यहाँ तक पहुंचा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गई तो फिर एक्सेलरेट कर देगी। कुछ आ रहा है समझ में क्या हो रही बात? यस सर। This ensures that the particle is always accelerated by electric field। यानी कि जो अंदर वो सर्कुलर मोशन करेगा वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, उसमें स्पीड बढ़ेगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, उसमें सेम स्पीड से घूमेगा। लेकिन जितनी बार भी वो एक डी से दूसरे डी में जंप कर रहा होगा, उतनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कर देगी, थोड़ा स्पीड बढ़ा के अंदर भेजेगी, तो वो फिर उस स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम फिर यही चीज, वो फिर उससे ज्यादा वाली स्पीड पे सर्कुलर मोशन करेगा, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। आ रही बात समझ में?
कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैसे चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाया गया है। एनर्जी बढ़ती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो बढ़ेगा नहीं तो क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी यानी कि स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ईच टाइम द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस the energy of the particle. As energy increases, the radius of the circular path increases. एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हो जाता है पता है? देखो v इज इक्वल टू होता था r ओमेगा। सही है, सही है ना? कुछ डाउट? यस सर। अगर इसका Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होना है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट था? q पे, m पे और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे। q v बाई m था ना। जब चार्ज बदला सर। नहीं, चार्ज वही रहा, चार्ज का मास वही रहा, डी के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने चेंज नहीं किया, तो एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज होने से कर देगी, माना? ये चेंज नहीं होगी ना, नो चेंज। मतलब कि ये क्या हो गई, कांस्टेंट। बात आ रही समझ में? यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि कितनी देर में कितना एंगल वो बदल रहा था वो सेम रहेगा। क्लियर हुआ? और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो अब बताओ, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस का क्या होगा? क्या होना चाहिए रेडियस को? सर इंक्रीज होगी। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन दिख रहा है साफ साफ। यस v सर। इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख दिया जाए, ओमेगा कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू r लिख दिया जाए, तो अगर v इंक्रीज हुआ तो r भी इंक्रीज होगा। और ये r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसमें वो घूमने वाला है d के अंदर। तो इसका मतलब हर बार जब स्पीड बढ़ाएंगे तो सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, सेम सर्कल फॉलो नहीं करेगा। जैसे इस बार ये सर्कल फॉलो किया था इसने, ठीक है, इस बार जब एंटर करेगा ना तो इससे थोड़ा बड़ा सर्कल फॉलो करेगा। फिर जब यहां से एंटर किया तो इससे थोड़ा और बड़ा सर्कल फॉलो करेगा। फिर एंटर इधर करेगा तो और थोड़ा बड़ा सर्कल फॉलो करेगा, सेम सर्कल फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होगा, v तो इंक्रीज हो जाएगा, ओमेगा को सेम रहना है क्योंकि ओमेगा डिपेंडेंट है q, b और m पे। मास ऑफ पार्टिकल बदल नहीं रहा, चार्ज ऑफ पार्टिकल भी नहीं बदल रहा, मैग्नेटिक फील्ड जो d के अंदर हमने जनरेट की है वो भी नहीं बदल रही है। जब ये तीनों नहीं बदल रहा तो एंगुलर तो बदलेगा नहीं। तो v इज इक्वल टू आई आर में क्या रहा, सॉरी v इज इक्वल टू आर ओमेगा में क्या रहा? अगर ये बदलेगा नहीं, इसने बदलने से मना कर दिया, तो r को ही बदल के वेलोसिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी कि वेलोसिटी बढ़ी तो r बढ़ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल बढ़ जाएगा, यानी कि वो एक बड़े सर्कल में मूव करने लगेगा। मिशन मंगल देखिए सबने। यस सर। क्या करते हैं उसमें, वो जो सैटेलाइट को रिवॉल्व करवा रहे होते हैं, हर बार एक पॉइंट पे आके फिर से स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ना, अचानक से यस थ्रस्ट सर। देते हाँ। हैं, स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड बढ़ती है तो होता क्या है, क्या देखा है? सेम पाथ फॉलो नहीं करके उससे थोड़ा बड़ा पाथ फॉलो करता है। ठीक, फर्क कितना है, वहां इलिप्टिकल होता है वो पाथ, क्योंकि एक सेंटर नहीं है ग्रेविटेशन पे, दो सेंटर बन जाते हैं। आई बात समझ में? इस चक्कर में वहां इलिप्टिकल पाथ बनता है, इलिप्स में, क्योंकि दो सेंटर होते हैं जिसको हम फोकाई बोलते हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में इलिप्टिकल फॉलो करता है। लेकिन इतना तो याद है ना कि पहले ये पाथ फॉलो किया, फिर यहाँ पे जब ये लोग थ्रस्ट देते हैं तो क्या होता है, बड़ा पाथ फॉलो होता है, फिर थ्रस्ट देते हैं फिर और बड़ा पाथ फॉलो होता है। ये क्या हो रहा था, यानी कि स्पीड बढ़ाने के साथ साथ रेडियल एंगुलर स्पीड नहीं बढ़ने वाली। समझ रहे हो? वहां पे भी एंगुलर जो स्पीड होती है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड नहीं करती है एनर्जी वगैरह पे। तो एनर्जी कितनी बढ़ा तो एंगुलर उतनी रहेगी, समझे? इसीलिए रेडियस को बढ़ना पड़ता है, बड़े सर्कल में घूमना पड़ता है। तो ये बड़े सर्कल में बार बार घुमाता है, यानी कि पहले सबसे छोटा सर्कल स्टार्ट होगा। देखो यहां से एंटर किया पार्टिकल, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ने थोड़ा सा बढ़ा दिया स्पीड को, एंटर कर गया, वो कर गया, फिर घूमता रहा घूमता रहा, फिर जब यहां से लीव करेगा, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ चुकी होगी। ये ऑसिलेटर है, इसका काम यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को बदलते रहना। ठीक है, यानी कि कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और किस बेसिस पे बदलेगा, ताकि पार्टिकल एक्सेलरेट हो जब वो डी के बाहर है। यानी कि इस डी से इस डी में पार्टिकल को अगर जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होना चाहिए ताकि और स्पीड को बढ़ा दे वो।
फोर्स इधर ही लगाएगा ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, जो ई का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन, अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो। आई बात समझ में? तो जिधर वेलोसिटी उधर ही, और फोर्स तो ज्यादा फोर्स यानी कि ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक, फिर जब ये इसके अंदर एंटर करके पाथ पूरा करेगा तो क्या होगा, अब जब बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ चुकी होगी, तो फिर इसको स्पीड बढ़ा देगी, थोड़ा सा बड़ी स्पीड से घूमेगा, तो फिर थोड़ा बड़ा सर्कल फॉलो करेगा। देखो पहले ये छोटा सर्कल फॉलो किया था, बड़ा सर्कल किया, फिर यहाँ से अंदर घुस एंटर करेगा तो फिर थोड़ा उस पहले वाले से बड़ा सर्कल फॉलो करेगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और फिर जब मर्जी है हम उसको बाहर निकलवा लेंगे। कुछ आई बात समझ में क्या चल रहा है? यस सर। पक्का ना? तो ये कैसा पाथ हो गया, ये पाथ हो जाएगा स्पाइरल जैसा, स्पाइरल जैसा। ठीक, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीजेस, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ एनर्जी इंक्रीज होती है, और एनर्जी के साथ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंक्रीज होता है, वो हमने बता दिया किस बेसिस पे। ठीक है, सो द पाथ इज स्पाइरल वन, जबकि नॉर्मली हम लोगों को लगता था कि ये तो सर्कल होना चाहिए, लेकिन ये हो क्या जाता है, क्योंकि बड़ा होता जा रहा है सर्कल, तो क्या स्पाइरल ही तो बनेगा ना, छोटा होगा तब भी स्पाइरल बनेगा, सर्कल थोड़ा यस छोटा सर। होता जाए यस सर। तब भी स्पाइरल बनेगा। ठीक, the whole assembly is evacuated to minimize collisions between the ions and the air molecules। ये जो पूरा सेटअप है, जो हम लोग अंदर एक्सेलरेट करवा रहे हैं, या डी के बीच में जो पार्टिकल एक से दूसरे डी में जंप कर रहा है, एक से दूसरे बॉक्स में जंप कर रहा है, तो ये सारा अरेंजमेंट एयर में नहीं किया जाता है। ये सारे अरेंजमेंट के लिए हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं, इसी को बोल रहे हैं इवैक्यूएट कर देते हैं उसको, इसलिए ताकि वैक्यूम नहीं रहेगा तो एयर होगी वहां, वो हीट वीट कर सकती है, उसके मॉलिक्यूल से टकरा सकते हैं ये वाले चार्ज पार्टिकल्स, और या फिर दूसरे आयन वगैरह से भी टकरा सकते हैं, इसीलिए उसको हटा दिया जाता है। क्लियर? एक्यूरेट नहीं आएगा फिर अगर रहेगा तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डीज, डी में जो अप्लाई किया जाता है ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो हमने बोला था प्लेट लगी होती है, प्लेट लगाने की जरूरत ही कहाँ है, इन डी को ही चार्ज कर दो ना, यानी कि एक टाइम पे ये डी, ये वाला डी पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इस तरफ से इस तरफ। फिर ये ऑसिलेटर ने पलट दिया, हाफ साइकिल में, आधे साइकिल में ये ऑसिलेटर बदल जाता है, पलट देता है पोलैरिटी को, इस डी को पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देता है, फिर हाफ साइकिल में इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देता है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देता है, बार बार यही करता रहता है। आई बात समझ में? क्लियर? यस सर। ऑसिलेटर का क्लियर। काम ही यही है, ऑसिलेटर उसका नाम इसीलिए है क्योंकि वो ऑसिलेट करता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, पोलैरिटी बदल बदल के, और यही चीज है ऑसिलेट करने के लिए, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पलटते रहो, जिस जिस टाइम इंटरवल पे पलटोगे उसी हिसाब से काम होगा। तो यहाँ जितने जितने टाइम में वो पार्टिकल बाहर आएगा, एक बार, एक सर्कल में दो बार बाहर आता है ना, जितने जितने हाफ टाइम में बाहर आएगा तो हम हाफ टाइम में उसके वो देख लेंगे। क्लियर हुआ? यही बात हो रही है। अब देखते हैं कुछ चीजें कैलकुलेटिव पार्ट के बेसिस पे, क्या वो कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। तो इन द स्केच शोन इन द फिगर दिस पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मींस प्रोटॉन्स, अगर हम लें इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम प्रोटॉन को सिलेक्ट करें तो क्या होगा, आर रिलीज्ड एट द सेंटर पी, वो क्या होते हैं सेंटर पी में बस छोड़ दिए जाते हैं ऐसे। तो अभी क्योंकि यहाँ वैक्यूम है तो मतलब ये क्या करेंगे, इस तरफ अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाएगी, तो चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगेगा तो वो डी के अंदर एंटर कर जाएगा। आई बात समझ में? पहली बार एंटर कर गया, और डी के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको फिर क्या करेगी, सर्कल में घुमाएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ किसी को दिख रहा है? बताओ यस सर। किस डायरेक्शन में? आउटवर्ड सर द क्रॉस पेज, क्रॉस। क्रॉस नहीं है, यस डॉट्स है, सर। क्रॉस होते तो इनवर्ट द पेज होता, डॉट्स हैं देख रहे हो, ब्लू डॉट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड यस को सर दिखा रहे डॉट्स है। हैं, यानी कि आउटवर्ड द पेज है मैग्नेटिक फील्ड।
है ना? तो खुद ही सोचो, अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, यानी कि राइट वाले डी में एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द पेज है, ये वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द पेज है, ये डॉट से शो कर रहे हैं हम। फोर्स किस तरफ लगेगा? राइट हैंड से निकालो। निकाल रहे हो सब? Upward. हाँ, Upward. अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द पेज नहीं है, आउटवर्ड द पेज है, बाहर आ रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है, वो तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है। फिर इनवर्ट जाएगा। इनवर्ड क्या? फोर्स, मतलब क्रॉस से दिखाएं। सर फोर्स तो अपवर्ड लगेगा। कहाँ लगेगा? अपवर्ड। गलत बता रहे हो, ठीक से सोचो। डाउनवर्ड लगेगा। सोचो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तुम्हारी तरफ, तो तुमको कर्ल जो करना है फिंगर को अपनी तरफ करना है, अपने से दूसरी तरफ नहीं करना है, दूर नहीं करना है। तुम लोग अभी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सोच रहे हो, इसीलिए फोर्स अपवर्ड नजर आ रहा है तुम लोगों को। ठीक से सोचो। यस सर, डाउनवर्ड आया। डाउनवर्ड आया? बी यस। के डायरेक्शन में फिंगर Yes, sir. और बी की डायरेक्शन में घुमाना, तो क्या आया? डाउनवर्ड आएगा। आएगा ना? तो सोचो, Yes. डाउनवर्ड आएगा तो डाउनवर्ड फोर्स कैसा करेगा? 90 डिग्री आएगा, ये तो पक्का है। तो वो तो सर्कल में घुमाएगा ना डाउनवर्ड फोर्स। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स सर्कल में घुमाता है ना। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पे क्या होगा? देखो, सर्कल में घुमा, घुमा ना, राइट साइड एंटर किया था, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन थे हमारे पास, तो हमने फोर्स निकाल लिया, तो क्या हुआ? सर्कल में घूमा। देखो, बात आई समझ में? अब यहां से बाहर निकलेगा, ठीक? बाहर निकलेगा तो दो बातें हैं, तब तक ये पोलैरिटी पलट चुकी है, डी की पोलैरिटी अब ऐसे हो गई है, राइट वाला डी पॉजिटिवली चार्ज है, लेफ्ट वाला नेगेटिवली चार्ज है। तो राइट टू लेफ्ट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्पीड अप करेगी, फोर्स लगाएगी इसी डायरेक्शन में, यानी कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देगी इसकी। ठीक, स्पीड बढ़ के अंदर तो एंटर कर गया, ये यहाँ से अंदर एंटर कर गया, लेकिन अब पता कैसे चलेगा किधर घूम रहा है? तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ से निकलेगा तो ऐसे चलेगा ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड द पेज है, वो तो डॉट डॉट से दिखाया गया। अब फोर्स किस तरफ आएगा? सर अपवर्ड आएगा। अपवर्ड आएगा, है ना? और फोर्स अगर अपवर्ड आएगा तो एक यस सर। अपवर्ड सर्कल में घूमेगा, तो देखो अपवर्ड सर्कल में घूमा, इधर नहीं आया, घूमा ना। क्लियर है? और ऐसे ही फिर यस आगे सर। भी चलती रहेगी कहानी, और सर्कल बड़ा होता जाएगा। सर्कल क्यों बड़ा होता जाएगा? बता दिया ना हमने, v प्रोपोर्शनल टू r, ओमेगा तो चेंज होने वाला है नहीं, तो इसीलिए वेलोसिटी बढ़ेगी तो सर्कल भी बड़ा होता चला जाएगा, बड़े रेडियस का सर्कल बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में प्रॉपरली? यही बात हो रही है। दे मूव इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इन वन of the D's and arrive in the gap between the D's। आधे सर्कल में घूमेंगे, फिर D के बीच के गैप में आ जाएंगे, इन द टाइम इंटरवल t/2, क्योंकि देखो पूरा सर्कल कंप्लीट करने में t टाइम लगता, तो आधा कंप्लीट करने में t/2 टाइम लगेगा, है ना? एक D के अंदर अंदर चलने में t/2 टाइम लगेगा। तो उसमें ये बाहर थे, अब फिर से बाहर आ गए हैं। आ रही बात समझ में? क्या कह रहे हैं? यस सर। टी फुल टाइम पीरियड था, हाफ चले तो हाफ टाइम पीरियड t/2 हो गया, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, बस वही है। ठीक, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना यहाँ से, वो तो पता ही होता है। लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, न्यू सी का मतलब है लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। टाइम पीरियड कितना आया था? 2πm/qb, पीछे डेरिवेशन में निकाला था ना, 2πm/qb यस सर। आता है टाइम पीरियड, तो इसको इसमें रख दिया, तो वी सी न्यू सी, यानी कि फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या आई? qb/2πm, यानी कि साइक्लोट्रॉन का एक पैरामीटर तुमने निकाल लिया।
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो जरूरी होती है उसको बड़े सही से सेट करना पड़ता है। आई बात समझ में? कुछ डाउट? एक चीज निकल आई? समझ में आया ना? न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी लीनियर वाली। यस सर, क्लियर। सी सबस्क्रिप्ट इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि वो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू सी, और कोई बात नहीं है। आगे देखें, एक है न्यू ए। न्यू ए है, ये क्या कर रही है? न्यू ए है अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी adjusted so that the polarity of the D is reversed। अब बताओ, जो हम कह रहे हैं कि ऑसिलेटर जो है कभी इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देगा, फिर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देगा, ये करने में कुछ टाइम लगेगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो हमने बोला था ना एनीथिंग पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको चेंज करना पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में इसको अगर 100 बार चेंज किया जा रहा है तो 100 टाइम्स पर सेकेंड हो गई फ्रीक्वेंसी, मीन्स 100 हर्ट्ज। आई बात समझ में? यस सर। 100 बार इसको चेंज कर दे रहा है, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है न्यू ए, ये उसी की है अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वोल्टेज से ही तो पोलैरिटी बदलोगे। बात यह है कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बनाओगे कैसे? बैटरी के पॉजिटिव से और बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करके, लेकिन बैटरी के ही पोलैरिटी यहाँ पे बीच में बदल जा रही हो तो, कनेक्शन बदल जा रहा हो सकता है ना? पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बैटरी है, यहां पे हमने एक स्विच लगा रखा है, 2 उसके टर्मिनल। अब कभी ये इससे अटैच हो जाए और ये इससे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव, है ना? ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। समझ पा रहे हो? ये एक डी और ये दूसरा डी। और फिर अगर ये हटा दें, ये इससे अटैच हो जाए और ये इससे अटैच हो जाए, तब क्या होगा? तब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कुछ आई बात समझ में? यस सर। तो ऑसिलेटर से उसको यही करवाते रहते हैं। तो ये करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो 1 सेकेंड में कितनी बार ये चीज की गई उस चीज को फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। तो फ्रीक्वेंसी न्यू ए मतलब अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज बदल रहे हैं ना बार बार। न्यू ए of the applied voltage is adjusted so that the polarity of the D's is reversed, ताकि D की पोलैरिटी को, उसके पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स को इंटरचेंज किया जा सके, रिवर्स किया जा सके। सही है? in the same time that it takes the ions to complete 1/2 of the revolution। अब सोचो, गलत टाइम पे पोलैरिटी बदलेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, एक्सेलरेट करने के बजाय क्या पता डिसेलरेट कर दे। समझ रहे हो? जितनी देर में हाफ डी कंप्लीट चक्कर होना चाहिए उतनी देर में इसको पोलैरिटी बदल देनी चाहिए डी की। समझ रहे हो ना? क्योंकि एक बार इधर पुश करना है, एक बार इधर पुश करना है, फिर इधर फिर इधर, तो ये करने के लिए हाफ साइकिल में पोलैरिटी को बदलना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है ना क्या बात हो रही है? यस सर। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को मैच करवाना पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट न्यू ए इज इक्वल टू न्यू सी, यानी कि जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है और जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है ये मैच करनी चाहिए। और जब करेगी इस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। इस कंडीशन को रेजोनेंस बोल देते हैं, जबकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। न्यू ए यानी कि अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जिससे डी की पोलैरिटी बदली जा रही है, और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। अब आगे चलें। द फेज ऑफ द सप्लाई इज एडजस्टेड सो दैट व्हेन द पॉजिटिव आयन अराइव एट द एज D1 एंड D2 इज एट अ लोअर पोटेंशियल एंड द, ये तो बस वही चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं, तुम लोग इजीली पढ़ सकते हो। तुम लोग अगर समझ गए हो तो अपनी लैंग्वेज में इसको किया जा सकता है, लिखने को तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है? जो हमने एक्सप्लेन किया ना कि यहाँ पे आएगा तो इस तरफ एक्सेलरेट कर देगा, यहाँ पे आएगा तो इस तरफ एक्सेलरेट कर देगा, वही बातें यहाँ पे लिख लिख के बताई जा रही हैं। तब तक पोलैरिटी पलट चुका होगा एंड सो ऑन। ठीक है?
हम लोग आगे की बात करें। तो यस सर। हम लोग देखेंगे कि उसकी स्पीड कितनी रह रही है, ये सब देखेंगे। दे आर देन डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड लीव द सिस्टम वाया। हाँ, लास्ट में क्या होता है, रुको। इट इज क्लियर दैट द रेडियस ऑफ देयर पाथ गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो तो इंक्रीज होता रहता है ना। तो उसके बाद क्या होगा, ईच टाइम देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, द आयंस आर repeatedly accelerated across the D's until they have the required energy। अब देखो, कब बाहर निकलवाएंगे पता है, यहां से बाहर कब निकलवाना है, तब जब उनके पास रिक्वायर्ड एनर्जी हो, जितना हमको उस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए उतनी आ गई, तो फिर आगे डी के अंदर एक्सेलरेट नहीं करवाएंगे, उसको बाहर निकलवाएंगे। कैसे निकलवाएंगे देखना ध्यान से। गोज ऑन इंक्रीजिंग, हाँ ठीक है, अक्रॉस द डी टू हैव अ रेडियस अप्रोक्सीमेटली दैट ऑफ द डी। और जब डी के बराबर ही रेडियस हो जाती है तो अब इंक्रीज करने के फिर डी के बाहर थोड़े ना निकल जाएगा। ठीक, दे आर देन डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड लीव द सिस्टम। उसके बाद उनको मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट करवा दिया जाता है ताकि वो सिस्टम के बाहर निकल सके। आई बात समझ में, बाहर निकाल दिया जाता है अल्टीमेटली, घुमाते घुमाते, जब वो रिक्वायर्ड स्पीड अचीव हो जाती है। ठीक, क्लियर है। वाया अ स्लिट, स्लिट के यानी कि एक होल जैसा होता है, स्लिट, ठीक है, उसके थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितनी रहेगी, क्यू बी आर अपॉन एम, जहां आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट एग्जिट। यहां तो बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं, कौन से सर्कल का रेडियस, सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस, जो सबसे लास्ट वाला सेमी सर्कल बना है ना, उसका रेडियस, समझ रहे हो, वो है ये कैपिटल आर। तो उस टाइम वाला रेडियस लेंगे तो उसी टाइम वाली स्पीड मिल जाएगी ना हमको। क्लियर है, ये आया कहां से, कुछ याद है कहां से आया, क्यू वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, पीछे कुछ चीजें पड़ी थी ऐसी। सर मैग्नेट फील्ड, सर मैग्नेट फील्ड। देखो, क्यू वी बी क्या होता है, फोर्स। यस सर। दोनों तरफ फोर्स का मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, मतलब फोर्स कह रहे हैं, दोनों तरफ वी का मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो क्यू बी और वी मिला के फोर्स हो जाएगा। ठीक, फोर्स का रेडियस से मल्टीप्लाई करने पे आने लगता है टॉर्क जैसा कुछ। अभी यहाँ पे चलो रहने दो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही रह सकता है। तुम लोग ध्यान रख सकते हो, v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम है। प्रॉब्लम आएगी तो हम बाद में बता देंगे, वैसे इसमें आएगी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई होगी। तो वो तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होती है लास्ट में, लेकिन सबसे आखिरी में जब जब उसको बाहर निकाला गया तो यही वाली वेलोसिटी रखनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो यस सर। जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, एम तो पता ही है, बी की जगह पे ये उठा के रख देंगे, तो वी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और इंटू एम भी है और 1/2 भी है, हाफ एम वी तो है ना, तो हाफ एम और वी की जगह पे उठा के रख दिया हमने ये पूरा, तो इस पूरे का स्क्वायर हो गया। यहां से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर बचेगा और नीचे 2 और एक एम यानी कि 2m। आया समझ में, कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी यस स्क्वायर सर। होती है, वी की वैल्यू उठा के रख दी है, जो कटना था कट गया, जो बचना था बच गया। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है एट द एग्जिट, एग्जिट के टाइम पे। ठीक है, कि वेलोसिटी भी एग्जिट टाइम की ही ली गई है और रेडियस भी एग्जिट टाइम की ही ली गई है, ध्यान रखना सही से। The operation of the cyclotron is based on the fact that the time for one revolution of an ion is independent of its speed or radius of its orbit। याद है ना, ओमेगा किस पे डिपेंडेंट था, चार्ज पे, मास पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। ना ओमेगा को रेडियस से मतलब है, ना ओमेगा को वी से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो जब ये सब चेंज होने से ओमेगा चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट ही चेंज होके वी के बराबर होने की कोशिश करती रहती थी। ठीक है, इसी चक्कर में हम बड़ा सर्कल अचीव कर पा रहे थे।
The cyclotron is used to bombard nuclei with with energetic particles so accelerated by it and study the resulting nuclear reactions. समझ रहे हो जो बातें पढ़ी जाती है ना कि हम बम्बार्डिंग करा रहे हैं, न्यूक्लियस पे बम्बार्डिंग करा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स की, बीटा पार्टिकल्स की, वो कैसे बम्बार्डिंग होती है, कैसे एक्सेलरेट होता है चार्ज, साइक्लोट्रॉन से होता है. ठीक है, आया समझ में? और भी डिवाइसेस होती है. ओके सर. उसके बाद बम्बार्डिंग करवा के हम देखते हैं ना कि क्या हो रहा है, वो न्यूक्लियस कैसा बिहेव कर रहा है. कई बार उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कई बार वो ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है, कई बार न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कुछ चेंजेस आने लगते हैं एंड सो ऑन. बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम लोग देखते हैं क्या रिएक्शंस हो रही हैं. समझ रहे हो? वही चीज. इट इज ऑल्सो यूज टू इम्पार्ट आयंस इनटू सॉलिड्स. इसको आयन को सॉलिड बनाने के लिए एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स. देखो जो हम लोग बोलते हैं ना लेजर ऑपरेशंस और लेजर से चीजें ठीक की जाती हैं, चेंजेस किए जाते हैं, वो ऐसे ही होता है. समझ रहे हो? पार्टिकल बहुत तेज एक्सेलरेट करवा दो एक हल्का, तो वो जो ऊपर ऊपर की चीजें हैं उसके अंदर एंटर कर सकता है. ठीक, वहां हार्म नहीं पहुंचाएगा. लेकिन जहां प्रॉब्लम होगी ना, वहां पे जाके उस चीज को मॉडिफाई कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, जबकि उतनी छोटी चीज को नॉर्मली करना लगभग लगभग पॉसिबल नहीं है. समझ पा रहे हो? जैसे कि कैटरैक्ट. कैटरैक्ट एक डिसीज है, पता है सबको, मोतियाबिंद, जिसमें आई यस सर. आंखों का जो लेंस होता है वो ब्लरी हो जाता है, मतलब कि वो क्लाउडी टाइप का हो जाता है, उसमें सफेद सफेद से वो दिखने लगते हैं, मतलब तो ब्लर दिखने लगता है फिर लोगों को भी. वो चीज कैसे हटती है? लेजर ऑपरेशन से इजीली हट जाती है. जबकि ऐसे लेंस निकाल के या कुछ करके उसको वहां से हटाना बहुत मुश्किल होता. समझ रहे हो? लेकिन लेजर से, और लेजर बनाया कैसे? क्या लेजर है क्या? एक हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई स्पीड बीम किसी पार्टिकल्स की. सही है, तो चेंजेस कर सकता है जाके न्यूक्लियस वगैरह में, तभी तो उसको चेंजेस कर सकता है ना वहां जाके, ठीक कर सकता है. आई बात समझ में? तो हर जगह यूज हो सकता है इसका. तो इसीलिए लिखा गया है इट इज ऑल्सो यूज टू इम्प्लांट ions into solids and modify their properties और even synthesize a new material. और नई चीज भी बना सकता है, यानी कि वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल सकता है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल सकता है, अगर उसमें से एक एनर्जी रिलीज करवा दे या प्रोवाइड कर दे. ये भी चीजें हो जाती हैं. इट इज यूज टू हॉस्पिटल्स used in hospitals to produce radioactive substances which can be used in diagnosis and treatment. समझ में आई बात? काफी यूजफुल चीज है. ठीक, एक्सीलेट करवा के फिर जो करवाओ, मतलब ऐसा है. आया ना समझ में? कुछ डाउट किसी को भी? यस सर. चलो अब आगे देखें. अब देखना थोड़ी नई चीज है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट. उतनी भी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा नया है. ये कूलॉम लॉ जैसा है. जैसे कूलॉम लॉ में हम लोगों ने बेसिक से देखा था ना कि एक फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंडेंट है, और ये वो यहाँ पे भी देखेंगे. फोर्स नहीं देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे. ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले हैं किसकी वजह से? ड्यू टू करंट एलिमेंट. क्या है करंट एलिमेंट? कुछ नहीं, एक कंडक्टर का छोटा सा पीस जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट. ठीक है, कुछ अलग नहीं है. आई बात समझ में? एक वायर का छोटा सा टुकड़ा जिसमें करंट फ्लो कर रही हो, करंट एलिमेंट हो जाएगा. उसकी वजह से, यानी कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पूरे वायर की वजह से नहीं. ठीक, तो ध्यान देना फिर. तो ये हमने ले लिया करंट एलिमेंट, मतलब ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया पूरा. इसमें आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवा दी, मतलब कि ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे. क्लियर है? तो ऐसे अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो कहीं भी अगर हम एक पोर्शन सेलेक्ट करें छोटा सा, उसमें करंट का डायरेक्शन आ जाएगा ना, ऐसे करके कहीं भी सेलेक्ट करें तो अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शन है करंट का. तो इसीलिए हमने इसको एक साथ नहीं लिया है, सिर्फ छोटे छोटे पीसेज में लिया है, क्योंकि छोटे पीस में करंट का ज्यादा डिफर नहीं कर रहा होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा, तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले सकते हैं. क्लियर है या नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. यहाँ पे
यही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो ध्यान देना, देखा गया कि ये जो यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, देखो इतना एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखा जा सकता है। जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है उस एलिमेंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो कर्व के ऊपर, तो वो टेंजेंट बता देगी करंट का डायरेक्शन। अब देखो करंट तो पूरा ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इस तरफ डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, ये तो अपोजिट हो जाएगा ना। तो डायरेक्शन किधर होगा करंट का, इस तरफ, या फिर करंट एलिमेंट का तुम बोल सकते हो। आ रही बात समझ में, क्या बात हो रही है, कुछ डाउट है? यस सर। डाउट है? नो सर। ठीक है, तो देखें फिर, ये है करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वहां से ले लिया। सिर्फ इतनी दूर करंट का ये डायरेक्शन है, यहाँ पे करंट का ये वाला डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे भी करंट का ये वाला डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तब तुमको डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट के लिए करंट का डायरेक्शन ये वाला हो गया। आई बात समझ में? ये एलिमेंट छोटे एरो से दिखाया जा रहा है, ब्लू से, देख सकते हो। सेलेक्ट कर लिया हमने, तो देखा गया कि इसकी लेंथ यानी कि इसके डायरेक्शन पे डिपेंडेंट था। याद है तुम लोगों को आई एल क्रॉस बी आया था फोर्स लास्ट में, आई इंटू एल क्रॉस बी आया था करंट एलिमेंट का पे फोर्स। यस सर। वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स था, वो बिल्कुल अलग चीज थी। यहाँ बिल्कुल ही अलग बात हो रही है, एक करंट एलिमेंट का या एक करंट कैरिंग कंडक्टर का खुद के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। ये बात नहीं हो रही है कि वो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से कितना फोर्स फील कर रहा है, समझ रहे हो? उसकी ही मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है ना, वो राइट हैंड रूल वाली बनती है ना, ऐसे ऐसे करके, उसकी बात हो रही है, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, और कहा हमने सेलेक्ट किया है इस रीजन में कैलकुलेट करने का, यानी कि वायर के राइट साइड में। तो कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे कि ये पॉइंट ले लिया हमने पी, ठीक, तो ये पी पॉइंट पे किस डायरेक्शन में इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहले तो तुम लोग ये बताओ, राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हो, बताओ। ये पी पॉइंट पेज पे है, इसी पेज पे बना हुआ है, ठीक। ये कंडक्टर का जो मतलब कंडक्टर का जो डायरेक्शन है, या फिर तुम कह सकते हो जो करंट का डायरेक्शन है, वो भी इसी पेज पे है। तो अगर इस डायरेक्शन में हम थंब करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, बड़ा ही अंदर की तरफ जाती हुई। अंदर आएगी ना, हाथ को रख के देखो स्क्रीन के सर। ऊपर, तो उंगलियां ऐसा लगेगा अंदर की तरफ एंटर कर रही हैं, और लेफ्ट वाले रीजन में देखोगे तो ऐसा लगेगा उंगली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वहां से करके देख सकते हो, थंब को करो करंट के यस डायरेक्शन सर। में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा, नीचे मतलब क्या, डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। नहीं भाई, डाउनवर्ड नहीं आएगा, इनवर्ड द पेज आएगा। तुम कौन सा वाला लगा रहे हो, फोर्स वाला नहीं लगाना है, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, जो इसमें लगाते हैं करंट कैरिंग वायर में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वो जिसमें करंट की डायरेक्शन में थंब को करो और फिंगर्स को रोटेट करो राइट हैंड की, तो तुमको करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा। करो, ये करंट की डायरेक्शन दी है, करो। तो राइट हैंड जब रोटेट करोगे, जा रहा मेरा तो। अपवर्ड कहां से आ जाएगा, राइट हैंड स्क्रीन पे इस तरफ हिट करेगा, अंदर की तरफ हिट करेगा, राइट हैंड की फिंगर्स यस सर। हिट कर रही हैं अंदर, तो अपवर्ड कहां से आएगा, फिंगर जिस तरफ जा रही है वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, समझे? उंगलियां राइट हैंड की जिस तरफ जा रही हैं वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। सीधा नहीं रखना है, घुमाना है, कर्ल करना है, ध्यान रखना। राइट हैंड कर्ल रूल की बात हो रही है यहाँ पे, 10th में जो पढ़ा था, एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे, समझ रहे हो? यस सर। थंब को रखो, राइट हैंड की थंब को रखो मैग्नेट करंट के डायरेक्शन में, और राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ, कर्ल करो, मोड़ो, तो क्या होगा, यही डायरेक्शन आएगी ना जो ऊपर दिख रही है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन के हिसाब से तो ये अंदर एंटर कर रहा होगा, तो क्रॉस नहीं बनेगा। यस सर। तो इसलिए यस सर। राइट वाले कोई भी रीजन में कहीं भी कोई पॉइंट ले लोगे ना, क्रॉस ही मिलेगा, ठीक है, एक वायर के। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चलो हमको पता,
ऐसे ही चल गया सिर्फ उस वाले रूल से। सही है, तो ये सही डायरेक्शन दिया हुआ है। लेकिन वैल्यू कितनी आएगी? इस करंट एलिमेंट की बात हो रही है। अभी हम पूरे वायर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ करंट एलिमेंट पोर्शन ऑफ वायर। समझे? तो इससे हम एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं इस पॉइंट का, जिसको हम आर बोलेंगे, आर वेक्टर। जैसे फोर्स में लेते थे ना, वैसे ही पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया कि ये डीएल एलिमेंट से कितना दूर है ये पॉइंट जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। स्पेस में हमने सेलेक्ट किया है कोई भी रैंडम पॉइंट, तुम यहाँ वाला भी सिलेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बस तब तुमको आर को यहाँ बनाना पड़ता और इस पॉइंट पे क्रॉस दिखाना पड़ता, बस इतना फर्क आ जाता। समझ रहे हो? तो कुछ अलग नहीं है। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन से पता लगाया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी इस जगह पे डीबी, वो प्रोपोर्शनल थी किसके? करंट के। लेंथ ऑफ कंडक्टर के भी प्रोपोर्शनल थी, जिसको हम एल नहीं डी एल बोलेंगे, क्योंकि पूरे की लेंथ एल है तो स्मॉल पोर्शन की लेंथ डी एल। समझ में आ रहा है प्रियांशु? यस सर। है ना? Yes, sir. छोटा स्मॉल लेंथ डी एल आएगी, तो आई डी एल हो गया। इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑब्जर्वेशन से हमने बताया था ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम्स लॉ में चेक कर करके देखा जा सकता है, ऑब्जर्व कर करके देखा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट बार बार। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्रोपोर्शनल आ रही थी, मतलब करंट बढ़ाने से भी बढ़ रही थी, ये एलिमेंट बढ़ा लेने से भी ज्यादा आ रही थी। क्लियर है? तो इसीलिए दोनों के प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, ये आर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी। जैसे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही थी, याद है फोर्स भी आ रहा था कूलॉम यस वाला। सर। तो वैसे ही इसको भी ऑब्जर्व किया गया कि हम जब दूर जा रहे हैं ना, तो डिस्टेंस डबल कर देने से क्या हो जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड 1/4 रह जाती है सिर्फ। तो इसी से पता चला कि 1/r² डिपेंडेंस है। क्लियर हुआ? ये तीन चीजें पता चली वैल्यू फॉर्म में, आई डी एल आर स्क्वायर। अच्छा, किसी का ध्यान यहां पे है कि ये इससे मैच क्यों नहीं कर रहा? मेरा अलग आ रहा है, उनका अलग आ रहा है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है ये। और वो कैसे पता चला कि ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली वहां से नहीं देख सकते हैं, वो तो है कि किस एंगल में है उसके भी प्रोपोर्शनल आया था, लेकिन सिर्फ साइन थीटा से मतलब नहीं है यहाँ पे। खाली हम यहाँ पे लगा भी दें ना साइन थीटा, तब भी ये कंप्लीट नहीं है। बात ये है, जैसे पहले भी एक चीज हमने दिखाई थी, एक चीज जरा नोटिस करना कि ये क्या है, बी क्या है? वेक्टर है ना? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बी स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है। सर वेक्टर है। राइट साइड में ये क्या है? एल सर स्केलर। वेक्टर है, क्योंकि सर हमने एल बताया था, वेक्टर है। क्योंकि आई की डायरेक्शन ही एल में ट्रांसफर की जाती है, मतलब मानी जाती है। ऐसे तो लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, उसी को हम लेंथ की डायरेक्शन बोल देते हैं। तो ये वेक्टर है ना? लेकिन एक बात बताओ, उसकी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, नजर आ रहा है? निर्मल। एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है? पेज पे है। एलिमेंट एक पेज पे एक वेक्टर बना हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पेज के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब उस एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर है। तो डीएल और बी में रिलेशन कैसा है? परपेंडिकुलर का। इसका मतलब कि ये सामने सामने से एक दूसरे के बराबर तो हो ही नहीं सकते। जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ही हुआ था, तो यहां से क्लियर कट होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा जब तक ये पॉजिटिव है। समझे? नेगेटिव भी हो गया तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो फोर्स इधर, लेकिन 90 डिग्री नहीं आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि सामने सामने एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं ये वेक्टर।
खाली एक छोटे से q का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है कि ये इक्वल है, लेकिन टेक्निकली ये इक्वल नजर नहीं भी आ रहा है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? प्रियांशु, यस सर। कंफ्यूजिंग है या समझ में आ रहा है? सर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है पर समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। मतलब ये है, इस एक्सप्रेशन को देखें तो ऐसा लग रहा है ना कि ये सब कांस्टेंट हैं। ये अपना क्या है, ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो होने चाहिए ना कम से कम, जैसे फोर्स में था। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है, इसीलिए तो ये एक्सप्रेशन अभी अधूरा है। ठीक है, तो हमें चाहिए एक क्रॉस करके आर वेक्टर, क्योंकि कभी भी एक वेक्टर के दूसरा परपेंडिकुलर चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट से आ सकता है। और यहां देखो जरा ध्यान से, डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स करो और ये जो आर का डायरेक्शन है इस तरफ घुमाओ। थंब क्या शो कर रहा है? हमें मतलब क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना है। हमको डीएल से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन तक जाना था, इस चक्कर में ये चीज करके देखी गई। करो, डीएल की तरफ फिंगर्स करो और आर की तरफ घुमाओ, रोटेट करवाओ उसको। क्या डायरेक्शन आ रहा है थंब का? सर राइट। गलत, ठीक से करो, कुछ गड़बड़ हो रहा। सर इनवर्ट। इनवर्ट द पेज है ना, करके देखो ठीक से। इनवर्ट द पेज आ रहा होगा, ऐसे आना है हम लोगों को, हाथ को ऐसे लेके आना है, राइट हैंड के फिंगर्स को, थंब अंदर ही तो जाएगा। अच्छा सर, हाँ हाँ अंदर जाएगा। जाएगा ना, तो इनवर्ट द पेज यस सर। आएगा। तो यानी कि डी एल क्रॉस आर सही डायरेक्शन बता रहा है बी का, है ना। इसीलिए यहाँ एक क्रॉस आर करना भी जरूरी है। लेकिन अगर तुमने एक आर का ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इसके साथ अगर हम वैल्यू लेंगे तो डी एल आर साइन थीटा वगैरह आने लगेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आर एक्स्ट्रा में आएगा ना ऊपर, नीचे भी एक आर लाना पड़ेगा फिर हमको, कम से कम मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्मूला बनाने का काम चल रहा है, सही गलत नहीं देखा जा रहा है, बस ये देखा जा रहा है कि वो फॉर्मूले में कोई चीज ज्यादा गलत नहीं होनी चाहिए, कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको हम कह सके कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बनाते टाइम बस हमको सपोर्टिव चीजें देखनी है। समझ में आई बात? तो इसीलिए डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होने लगेगा ये, जो कि यहां दिख रहा है तुमको। समझ में आई बात? ये हमारा फाइनल बेसिक एक्सप्रेशन आया था मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड, कि ये छोटा सा एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये आई डी एल को ही हम करंट एलिमेंट बोल रहे थे, क्योंकि इसका साथ में ही मल्टीप्लाई रहता है। आई बात समझ में? यस सर। और यहाँ पे जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी तो आया था एक कांस्टेंट। ठीक, जब हमने चेक किया इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू कंपेयर करके, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर हुई, जहां पे म्यू नॉट क्या था? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्यों ऐसा आया पता है? क्योंकि वैल्यू एक्चुअली आई थी कांस्टेंट की 10 टू द पावर -7, और ये मैच करवानी थी किसी प्रीवियस कांस्टेंट से, नया नाम देने का किसी को मन था नहीं। इस वजह से म्यू नॉट की वैल्यू होती थी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यहां से हम 4 पाई उठा लाए नीचे और हमने कह दिया कि 10 टू द पावर -7 किसके इक्वल है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के। इसीलिए ये कांस्टेंट यहां पे लगा दिया गया और ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। प्रोपोर्शनैलिटी हट गई और फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ में?
कुछ डाउट है किसी को? बता दो अगर है तो। है किसी को नो डाउट? सर। चलो फिर आगे देखें। अब हम ये क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व भी कर सकते थे, मतलब डी एल आर साइन थीटा, तो नीचे के आर क्यूब से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें स्क्वायर बचेगा। तो जब तुम इसका सिर्फ वैल्यू देखोगे, मैग्नीट्यूड देखोगे, तब तुमको मिलेगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और साथ में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड। सिर्फ वैल्यू देखोगे तब डीबी की, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे। लेकिन अगर तुम्हें पूरा फॉर्मूला समझना है तो गारंटीड है कि यहाँ पे तुमको क्रॉस आर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, समझे? तब यहाँ आर क्यूब होने लगेगा, ठीक है? नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं समझ में आएगी कि वो डायरेक्शन आखिर आई कैसे वहां पे, वो सेम डायरेक्शन, समझे? और ये साइन थीटा कहाँ से आ गया? क्लियर हुआ ना? डाउट है बोल दो, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। ये म्यू नॉट के बारे में बता दिया गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 to the power -7। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10 to the power -7। अच्छा, यहां से यूनिट क्या आएगी म्यू नॉट की, यहीं से निकालेंगे हम, क्योंकि देखो dB इज इक्वल टू आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसमें से 4 पाई और साइन थीटा तो कोई यूनिट में कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाले, बचा ये सब। तो म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? dB आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी एल, मतलब आएंगी ये सब चीजें भी, ऊपर 4 पाई आएगा और नीचे एक साइन थीटा भी आएगा, लेकिन ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना यूनिट बनाने में, इसीलिए इनको अभी हमने साइड में रखा हुआ है। क्लियर? म्यू नॉट की वैल्यू यहां से निकल आएगी ना ऐसे, इसको एक तरफ रहने दो, बाकी सब ले जाओ उठा के उधर। क्लियर है सबको? आ जाएगा ये, बोलो। यस सर। चलो, तो डीबी की यूनिट Yes, क्या? sir. डीबी की यूनिट क्या? टेस्ला। टेस्ला, है ना? आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। करंट की Meter एम्पियर, square. और डेल डीएल की, Ampere. डीएल की That. मीटर। मीटर, क्योंकि डीएल क्या है? एक छोटा सा एलिमेंट है ना, लेंथ, तो उसकी मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसे लिख दो, या फिर टेस्ला मीटर पर एम्पियर ऐसे लिख दो, ठीक? ये हो गई यूनिट म्यू नॉट की। आई बात समझ में? तो म्यू नॉट की यूनिट क्या हो यस गई? सर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, समझ रहे हो? यही है बस। क्लियर? और इसको क्या नाम मिला हुआ है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट लगा इसलिए फ्री स्पेस की, अगर कुछ और लगा होगा तो परमिएबिलिटी ऑफ, मान लो वाटर, परमिएबिलिटी ऑफ ग्लास, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, एयर की भी इसके आसपास ही मान ली जाती है, ठीक है? काफी क्लोज हैं ये दोनों, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी। चलो, द बायोट-सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हैज सर्टेन सिमिलैरिटीज as well as differences with the Coulomb's law for the electrostatic field. Some of these are below. यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे, मतलब फोर्स जो जैसे डेवलप किया गया था उसी बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी की गई थी, है ना? उसमें भी कांस्टेंट निकाला गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समथिंग। वैसे ही बहुत सिमिलैरिटीज हैं, और भी हैं कई सारी सिमिलैरिटी, जैसे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है, या बोल सकते हैं करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होती है। आई को जब डीएल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसको हम करंट एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है? करंट ऑन अ कंडक्टर। क्लियर? तो ये यस काफी सर। सिमिलैरिटी टाइप की थी कुछ कुछ हद तक की, चार्ज पे और करंट पे होना। दूसरा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था आर स्क्वायर के, और डीबी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है? यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों में सेम रहता है, ठीक? ये भी एक चीज सिमिलैरिटी थी। तो ऐसे ही करके कुछ सिमिलैरिटीज इन्होंने यहाँ पे शो कर रखी हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। कुछ सिमिलैरिटी ये लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, बोथ आर लॉन्ग रेंज, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही लंबे रेंज तक काम करती हैं,
यानी कि तुम दूर दूर तक, एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड काफी दूर तक रहती है, वैसे एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड काफी दूर तक रहती है। सिंस बोथ डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वही 1/r² डिपेंडेंस की बात हो रही है कि इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, प्रोपोर्शनल उसके रहता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे ऊपर है ना, हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं। जैसे यहाँ वायर रखा है, तुम पॉइंट सेलेक्ट करो, ये हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, कोई और ये सेलेक्ट कर लेगा, ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चार्ज हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो तुम यहाँ पॉइंट सेलेक्ट करो, हम यहाँ कर लेते हैं, तुषार यहाँ कर लेगा, कहीं भी कोई कुछ कर सकता है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसी बेसिस बोला गया। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड्स, यानी कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर पा रहे थे, क्या था कि अगर कई सारे चार्जेस हैं, समथिंग Q1, Q2, Q3, Q4, एक पॉइंट पे सबकी फील्ड देखनी है, तो सबकी फील्ड्स ऐसे हम बना लेते थे और सबका वेक्टर एडिशन कर देते थे सारे फील्ड्स का, और फाइनली एक फील्ड आ जाती थी, हो सकता है इस तरफ, तो हम उसको बोल देते थे कि हाँ यही फाइनल फील्ड है सारे चार्जेस की वजह से, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा किया जा सकता है, कई सारे मान लो वायर हैं कि ये वायर है कि ये वायर है कि ये वायर है, हम यहाँ पे फील्ड पूछ रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस वायर की वजह से भी समथिंग फील्ड होगी यहाँ पे, इस वायर की वजह से भी कुछ होगी और इस वायर की वजह से भी कुछ होगी, ठीक है। सोचो इस वायर की वजह से राइट में डाउन इनवर्ट द पेज होगी, इस वायर में करंट ऐसे है राइट में है, इसके लिए भी इनवर्ट द पेज होगी, इसमें करंट इस तरफ है तो इसमें आउटवर्ड द पेज होगी। तो यहाँ पे तीन तरह की फील्ड है, इनवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तीनों का ऐड करेंगे, जो भी आना होगा रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, सही है। इन दिस कनेक्शन नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियर इन द सोर्स IDL, just as the electrostatic field is linear in its source means electric charge, क्लियर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि अपने क्रिएटर के, यानी कि अपने जो सोर्स है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, मतलब कि करंट एलिमेंट उस पर लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियर का मतलब इसकी वन पावर पे, ठीक है, स्क्वायर पे नहीं, क्यूब पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे लीनियरली डिपेंडेंट थी, यानी कि चार्ज की सिंगल पावर पे। आ रही बात समझ में सबको? ये जा रहा ऊपर से? हेलो सर इसको रिपीट करिए एक बार और। किस चीज को? ये पूरा पॉइंट? नहीं सर, यहाँ से इन दिस कनेक्शन नोट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइनर इन द सोर्स। लीनियर का मतलब होता है लीनियर डिपेंडेंसी, जैसे कि y प्रोपोर्शनल टू x है तो इसको हम x के ऊपर y का लीनियर डिपेंडेंस बोलते हैं, क्योंकि x की सिंगल पावर पे y डिपेंडेंट है, ना कि स्क्वायर पे, ना कि क्यूब पे एंड सो ऑन, ठीक है, ना ही 1/x पे, इसको लीनियर डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे लीनियरली डिपेंडेंट थी, यानी कि चार्ज की सिंगल पावर पे, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं होता था, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट पे लीनियरली डिपेंडेंट है, सिंगल पावर, कोई स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना फॉर्मूले में? नो सर। आई बात समझ में? ये चीज देखिए, ये सिमिलैरिटी Yes, sir. देखी गई है, बस फर्स्ट पॉइंट ही सिमिलैरिटी के बारे में है, बाकी सेकंड पॉइंट से सारे डिफरेंसेस ही दिखाए गए हैं, क्लियर। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स। ई कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज, और चार्ज कैसी चीज है? स्केलर क्वांटिटी, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? करंट एलिमेंट, यानी कि आइडियल, जो कि कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया एक डिफरेंस, नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज आइडियल। समझ में आई बात? ये था एक डिफरेंस। Yes, sir. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि अगर चार्ज यहां रखा है, हम इस पॉइंट पे चाहिए, तो हमको बस ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आर की डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है,
अगर यहाँ पे एक करंट एलिमेंट होता तो उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आती, ठीक। या फिर करंट एलिमेंट ऐसा होता कि मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, ऐसा होता कि करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आती, ई की तरह आर के अलोंग नहीं आती, आर की डायरेक्शन में नहीं आती। कैसे निकालेंगे? डी क्रॉस आर करके उसका डायरेक्शन हमको निकालना पड़ता, डीएल क्रॉस आर करके। इनके ऐसे हमने करंट एलिमेंट लिया, ठीक, ये हमने आर लिया, सॉरी ये हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट तक हम करंट एलिमेंट से गए समथिंग आर डिस्टेंस, तो हमको ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन और ये आर का डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्रॉस बन के आएगा। करंट अगर ऑपोजिट हो गई तो इस तरफ करंट है, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो डॉट आएगा, ठीक। यानी कि डीएल क्रॉस आर से हमको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, जबकि ई का डायरेक्शन निकालना काफी इजी था, सिर्फ जिस तरफ जा रहे हैं उसी की तरफ आगे बढ़ा दें बस। यानी कि ये चार्ज है, इस पॉइंट पे देखना है, इसी तरफ आगे बढ़ा दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाती थी। आई बात समझ में? यही बोला जा रहा है। Joining the source Yes, sir. field point, the magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector r and the current IDL। क्योंकि हमने बोला है ना, अगर हम dl क्रॉस r करते हैं तो इन दोनों को मिला के एक प्लेन बन रहा होगा। जैसे अगर हमने इन दोनों को पेज पे बनाया, पेज पे, इसी पेज पे बनाया, तो फिर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को तुम इस पेज पे कहीं भी शो नहीं कर पाओगे। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस पेज के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। यही चीज शो हो रही है, यहाँ दिखाई जा रही है। आई बात समझ में? कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड द करंट एलिमेंट डी आई डी एल। थर्ड पॉइंट, देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में साइन थीटा आ रहा है, यानी कि एंगल पे भी बायोट-सावर्ट लॉ डिपेंडेंट है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी थीटा से रिलेशन था ही नहीं। सही है, एक ये भी डिफरेंस है। तो लॉ which is not present in the electrostatic case. In figure this, the magnetic field at any point in the direction of dl is dashed line is zero। अगर हम करंट एलिमेंट की ही डायरेक्शन में कहीं पे पॉइंट देख लें, उस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, तो बताओ क्या आएगा? ये आर वेक्टर आएगा, ये डीएल वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? डीएल क्रॉस आर क्या आएगी बताओ, जल्दी से बताओ, क्लास खत्म होने वाली है। सर जीरो। जीरो आएगी ना, क्योंकि उस डायरेक्शन में घुमा ही नहीं पाएंगे, साइन थीटा जीरो आने लगेगा। बैकवर्ड भी देखेंगे तो भी, ठीक है। तो एट थीटा जीरो एंड एट थीटा 180 पे, ठीक। तो एंगल पे डिपेंड कर जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मतलब नहीं, तुम कहीं भी देख लो, चार्ज यहाँ रख दो, फिर कहीं भी चले जाओ, कहीं भी देख लो, कोई दिक्कत इसको नहीं है, ठीक है। थीटा डिपेंडेंसी इसकी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में एक रिलेशन दिखाया गया है कि अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फ्री स्पेस की परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी को, तो क्या आएगा? सोच के देखो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 4 पाई का डिवाइड कर लेते हैं। जो मल्टीप्लाई है उसको एप्सिलॉन के साथ ले लेते हैं और डिवाइड है उसको म्यू नॉट के साथ। आई बात समझ में? समझ रहे हो ना? तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये क्लियर है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अभी अभी देखी हम लोगों ने, 10 टू द पावर -7 होती है, रख दी। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/3 इंटू 10 टू द पावर, नहीं 1/9 इंटू 10 टू द पावर 16 आता है, जिसका अगर हम रूट लें तो वो 1/3 इंटू 10 टू द पावर 8 आता है, मींस स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। ये एक रिलेशन है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में। इसका मतलब हम इसको 1 स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर बोल सकते हैं, दिख रहा है? मींस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। और ये काफी तगड़ा रिलेशन है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबको हर समय पता होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर तुम्हें एक चीज गिवन है तो दूसरी चीज आराम से आ जाएगी, यानी कि परमिटिविटी गिवन है तो परमिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड परमिबिलिटी गिवन है तो परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आई समझ में? खत्म हो गया। यस सर। क्लियर है ना पूरा?
बताओ, रात को 10:30 बजे फिजिक्स चल रही है। चलो ठीक है, फिर यही है, इसमें और कुछ है ही नहीं। खत्म हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। एक छोटे एलिमेंट से हमने निकाल ली रैंडम वायर में से, एक पूरे लूप की वजह से निकालेंगे अब। यानी कि एक पूरा का पूरा सर्कल है, एक वायर से हमने सर्कल बना दिया है और उसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी उस सर्कुलर लूप की वजह से, ये देखेंगे यही यही वाले लॉज का यूज वगैरह करके। ठीक, कुछ पूछना है किसी को? जल्दी बताओ। नो सर। नहीं, चलो ठीक है, फिर इसके बाद क्लास खत्म करते हैं।